तो देखिए, बिहार के कई जिले में बाढ़ को लेकर के अलर्ट है और खास करके वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली के कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न है और लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। वैशाली में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। देसरी प्रखंड का गनियारी गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है, जिसके बाद लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और पूरा गांव वीरान पड़ा है। लगभग हर घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तबाही की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पूरा गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके आगे भी बढ़ते खतरे को देखते हुए महनार एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ितों की मदद के लिए मेडिकल कैंप और राहत शिविर भी लगाए गए हैं। तो बिहार के कई जिले जो हाई अलर्ट पर हैं। देसरी के गनियारी गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बाढ़ से ये पूरा इलाका घिरा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ नजर डालेंगे तो पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से वैशाली के देसरी में बने हुए हैं। लोगों की मुश्किलें, परेशानियां बढ़ी हुई हैं और लगभग हर घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं और इससे आगे भी बढ़ते खतरे को देखते हुए महनार एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला है। पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। पीड़ितों की मदद के लिए मेडिकल कैंप और राहत शिविर भी लगाए गए हैं, जहां उन तक मेडिकल की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। खास करके जो मवेशी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब जगह काफ़ी कम बचा हुआ है। प्रफुल्ल फोन लाइन पर हैं। प्रफुल्ल, अभी बाढ़ से हालात कैसे हैं वहाँ? जी देखिए, ये गंगा नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और जिसका असर जो है वो वैशाली जिले के महनार, राघोपुर, देसरी और विद्युपुर सहित कई प्रखंडों में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि देसरी प्रखंड क्षेत्र का गनियारी जो है वो गांव, उस गांव में भी पानी घुस गया है और पूरी तरह से गांव जो है वो पानी से चारों तरफ से घिर गया है। इस बीच प्रशासन की टीम भी मुस्तैद और लगातार महनार एसडीओ जो है अंकित कुमार, उनके नेतृत्व में प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम वो मौजूद है वहाँ पे और ग्रामीणों का हर संभव मदद जो है, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी हर संभव मदद की जा रही है। लेकिन लोग कहीं न कहीं बाढ़ की चपेट में है और पूरा इलाका जो है अभी जलमग्न हो गया है पानी से और लोगों की परेशानी जो है इससे ज्यादा बढ़ गई है। जी चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, नेपाल के बाद से बिहार में 8 जो जिले हैं वहां पर बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और बिहार की सरकार की नजर बनी हुई है। हालांकि गंडक बराज में पानी का डिस्चार्ज काफ़ी कम होने की बात उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार और प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो भी स्थिति होगी उससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है, नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है और जो अभी तक की जानकारी है पानी का फ्लो काफी कम हो गया, तो इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सब एक मैसेज है अब इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट ये जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए। हम लोग बोलते रहे, चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल में या और कोई तरीका हो, उस सेग्रीगेट होके नहीं देख सकते, क्योंकि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया बह गया, कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है जब नदी में जो कैरिंग कैपेसिटी पानी का कम हो गया गाद को लेकर, जो पूरा जो गंगा का में जो नदी मिलता है, गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, सब में कैरिंग कैपेसिटी कम है, गंगा में कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें मैंने ये सब एक सिग्नल भी है, फ्यूचर में आप
इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं। आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का अब ग्लेशियर पूरा फट गया, तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बहुत दुखद है, श्रद्धांजलि है। बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जो वहाँ पर्यटक थे या जो नेपाल के लोग हैं, जितना बड़ा डेवास्टेशन हुआ है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, कोई बहुत बड़ा अर्जेंसी इमीडिएटली नहीं लगता। सर, बाढ़ की स्थिति आई हुई है और फिर एक बार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव दिल्ली निकल गए थे अपनी। उनका तो इतिहास देखिए ना, जब भी कोई, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन जो परिस्थिति रहता है, जब भी कोई क्राइसिस हो, कोई बात हो, तो हमको तो नहीं लगता है कि वो फील्ड में जा करके लोगों के बीच में वो रहता है। आज भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और जो हमारे डिप्टी सीएम है विजय चौधरी जी, वो जा रहे हैं पूरा इंस्पेक्शन करने वाल्मीकि। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है, पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में, और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने के। इधर आपदा प्रबंधन विभाग भी बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए लगातार तत्पर है। मंत्री रत्नेश सदा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गंडक बराज के सारे हमने 36 गेट जो हैं वो खोल दिए हैं और सभी जिले में अलर्ट जारी है। बराज पर विभाग की लगातार नजर बनी हुई है और प्रशासन की टीम भी हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। हमारे प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम गोपालगंज, चंपारण, बेतिया, वाल्मीकि नगर, शिवहर, सीतामढ़ी में पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ा है। किसी की जान माल की क्षति नहीं होने देंगे और अभी स्थिति समान है। वैसे हम आज जा रहे हैं वाल्मीकि नगर, वहाँ की स्थिति को अवलोकन करके तब फिर कल मैं शाम तक लौटता हूँ। और देखिए दूसरी तरफ गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में थोड़ा जलस्तर कम हुआ है और ऐसे में लोगों के लिए राहत है। लेकिन इस जलस्तर के कम होने के साथ साथ जो दूसरा दंश है कटाव का, उसका भी डर अब लोगों के बीच है और इसको देखते हुए तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तटबंधों पर निगरानी के लिए इंजीनियर की टीम को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम समीर सौरभ ने जल संसाधन विभाग को कटाव रोकने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने और लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गोपालगंज में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है क्योंकि गंडक नदी शांत है। वाल्मीकि नगर बराज से तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी देर रात डिस्चार्ज किया गया, लेकिन जो नदी की स्थिति है वो बिल्कुल शांत है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गोपालगंज के सदर प्रखंड के जगीरी टोला पंचायत की गंडक नदी किस तरह से शांत है। का जलस्तर जब बढ़ेगा और नदी का पानी जब बाहर आएगा तो इनके माल मवेशियों को परेशानी हो सकती है, इन्हें ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ सकता है। लेकिन जिला प्रशासन ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक गंडक नदी में तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी ही डिस्चार्ज का लेवल है और ये लेवल गंडक नदी के अंदर ही रहेगा। ऐसे में नदी का पानी बाहर नहीं आएगा, लिहाजा निचले इलाके में जो परिवार बसे हुए हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उन्हें राहत मिली है क्योंकि गोपालगंज में बाढ़ का जो खतरा था वो फिलहाल टल गया है। हालांकि गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ ने कहा है कि लगातार नदी के जलस्तर बढ़ने और घटने पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि नदी का जलस्तर जब घटेगा तो कई इलाकों में कटाव होने की संभावना है। तो जल संसाधन विभाग के अलावा फ्लड फाइटिंग और जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है क्योंकि अब नदी का जलस्तर कम होगा, घटेगा तो कई इलाकों में कटाव होने की संभावना है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो देखिए नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो तस्वीरें डराने वाली है। मृतकों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा हुआ है और भारत के भी जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। नेपाल की भोटेकोशी नदी की विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 165 लोगों की मौत हुई है जबकि 526 लोग लापता हैं, 63 लोग घायल हैं। बाढ़ में 579 पर्यटक भी संपर्क से बाहर हैं। इनमें 466 विदेशी और 113 नेपाली पर्यटक शामिल हैं। वहीं नेपाल सेना और पुलिस के कई जवान भी लापता हैं। राहत और बचाव के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। 123 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला गया है जिनमें 14 नेपाली और 109 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हादसे में 80 पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़क टूट गई है जिससे अभियानों में
मुश्किलें भी आ रही हैं। और देखिए, तिब्बत नेपाल सीमा से भी कुछ ऐसी ही बर्बादी की, तबाही की तस्वीरें निकल करके सामने आई है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ा चलाना मुश्किल साबित हो रहा है। बता दें कि अचानक आई बाढ़ ने ग्यारोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में भारी तबाही मचाई है। तेज मिट्टी और पानी का बहाव परिसर में घुसता नजर आया। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे और पानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर से बहता हुआ चला गया। बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरों में तबाही का फर्क साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की लहर करीब 5 मंजिला इमारत तक पहुंच गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर से सब कुछ बहाता हुआ ले गया। और देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सपरिवार दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद से बयान भी सामने आया है और इसके साथ साथ बाढ़ के हालात को लेकर भी चिंता परिवार ने जताई है। एकदम ज़रूरत है, अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में बाढ़ का जो हर साल आने की संभावना होती है वो नेपाल की वजह से ज़्यादा बढ़ती है। और इसलिए अभी तक जो भी मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार तीसरा टर्म उनका हो रहा हो मोदी जी का, बिहार में लगभग 20 साल से भी ज़्यादा उन एनडीए की सरकार है, लेकिन अब तक परमानेंट सॉल्यूशन जो है इन लोगों ने नहीं निकाला है। और इतने सालों बाद भी अब तक एक भी बैठक आप लोगों ने सीरियस बैठक नहीं देखा होगा कि केंद्र सरकार ने नेपाल से या बिहार सरकार से जो है या साथ बैठ करके बैठक कर रहे हों। एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि बार बार जो बिहार पे जो खतरा मंडराता है बाढ़ का, पूरा उत्तर बिहार जो है वो डूब जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई गंभीर होकर के इसका कोई सॉल्यूशन निकाला। देखिए, नेपाल में आई त्रासदी का असर बिहार के साथ साथ यूपी के भी कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। खास करके महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर इस बाढ़ में जो मलबा है वो भी सामने आ रहा है। नारायणी नदी में मलबे के साथ बड़ी मात्रा में सामान बहकर महाराजगंज पहुंच रहा है। निचले इलाके में नदी के किनारे ट्रक के पहिए और एक बाइक बहकर आई है। इसके अलावा बैग, चप्पल और दूसरे सामान भी पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। एसएसबी की रेस्क्यू टीम ने मछुआरों की मदद से ट्रक के पहिए बरामद किए हैं। नेपाल में हुए भयंकर त्रासदी के बाद नारायणी नदी में वहां का मलबा अब आने लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बड़ी संख्या में ट्रक के पहिया है। ये 2 पहिया है, देखिए ये मछुआरे हैं, ये सुबह मछली मार रहे थे और ये भी जानकारी मिली। ये देखिए मेरे पीछे देखिए, ये पहिया है, ये बड़ी गाड़ियों के पहिए हैं जो नेपाल से निकल करके नारायणी नदी में आए हैं और ये भी पहिया है। और इस समय रेस्क्यू एसएसबी की जो सशस्त्र सीमा बल की रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। मछुआरे इस पहिया को निकाले थे और वो लेकर जा रहे थे। और ये महाराजगंज का इलाका है और वहां पे नारायणी नदी से बह करके ये मलबा आया हुआ है। और जो सशस्त्र सीमा बल का रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर रात से ही निगरानी कर रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं और वो जो भी मलबा आ रहा है वो अपने जब्त कर रहे हैं। तो ये महाराजगंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूपी की ये तस्वीर है जहां अब देखिए कैसे ये ट्रक के पहिए इस तरफ आ चुके हैं। तो ऐसे मलबे अब आ रहे हैं जहां बाइक भी मिल रही हैं और जूते, चप्पल और कई ऐसे सामान, गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो इधर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नेपाल में आई भारी त्रासदी के बीच लगातार जो भारत है वो नेपाल तक मदद पहुंचा रहा है। और खबर है कि दूसरा जो राहत वाला विमान है वो भी नेपाल के लिए रवाना हुआ है। बता दें कि भारत का दूसरा विमान नेपाल के लिए रवाना हुआ। C-17 विमान दिल्ली से नेपाल के लिए रवाना किया गया है। 35 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस विमान की, जहां पर 35 टन राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसमें खाने पीने के सामान से लेकर के ज़रूरी चीज़ें इसमें रखी गई हैं ताकि नेपाल के लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके।
तो ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब रवानगी हुई है C-17 विमान और दिल्ली से इस विमान ने उड़ान भरी है। और उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नज़र बनी हुई है। और ऐसे में नेपाल की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है और लगातार जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले एक विमान से राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है और दूसरा विमान जो C-17 है वो 35 टन राहत सामग्री लेकर के नेपाल के लिए रवाना हुआ है। तो ये भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है नेपाल को इस संकट की घड़ी में। और काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी नेपाल पहुंचते हैं, भारत के भी कई जो पर्यटक हैं वहां पर पहुंचे थे। एयरक्राफ्ट इज वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म, ये वी कैरी आउट अराउंड 70 टन्स ऑफ पेलोड हम कैरी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 to 40 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि NDRF का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिक एलेट हम कैरी कर रहे हैं। यहाँ से काठमांडू का फ्लाइंग टाइम विल बी 1 hour and 15 minutes। सो हमारी डिपार्चर टाइम इज़ सुबह 9:30 बजे, तो अराउंड 10:45 विल बी लैंडिंग एट काठमांडू। तो नेपाल में ऐसा सैलाब आया कि लोगों को सोचने समझने और बचने का समय तक नहीं मिला। किस तरीके के हालात बने हैं इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं बल्कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने की भी आशंका जताई गई, जिसका पानी भोटे कोशी में आया। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू के लिए नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। इन इलाकों में अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बोरेन शाह ने नदी किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ मेडिकल टीमें, स्काउट्स और रेड क्रॉस की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्य के लिए मिलकर काम कर रही हैं। उधर भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। प्रभावित लोग 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851-289445 जारी किए हैं। नेपाल में आई बाढ़ का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि बिहार तक अलर्ट पर है, जिसके बाद बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जता दी। जिसके बाद बिहार के 8 जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले अलर्ट पर हैं। इसी वजह से बिहार प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी। गंडक के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट रहने, संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र की ओर से भी गंडक के आसपास के इलाकों में सतर्कता बरतने और गंडक बैराज के संचालन पर नजर रखने को कहा गया है। उधर इस संकट के वक्त में हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। नेपाल में बाढ़ के बीच बहकर आई गैस और लकड़ियां लूटने की होड़ मच गई। लोग जान जोखिम में डालकर गैस और लकड़ियां निकालने लगे।
नेपाल में आई इस अचानक बाढ़ ने सिर्फ कई किलोमीटर के इलाकों को तबाह नहीं किया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि पहाड़ों में बदलते मौसम, ग्लेशियर घटनाओं के बीच ऐसी आपदाओं की पहले से सटीक चेतावनी कितनी जरूरी है। कुछ ही मिनटों में पानी का सैलाब बना, पुल, सड़क, घर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गए और अब नेपाल की इस तबाही का असर भारत के बिहार तक महसूस किया जा रहा है। यानी पहाड़ों से शुरू हुई ये आपदा अब नेपाल से निकलकर भारत के मैदानी इलाकों के लिए भी अलर्ट बन चुकी है। देखिए, नेपाल की त्रासदी का असर अब राजधानी रांची तक पहुंच गया है। रांची के रहने वाले एक शख्स लापता हैं, परिवार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। खबर है कि रांची के कोकर इलाके के रहने वाले रामप्रसाद घोष नेपाल में लापता हैं और उनके परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रामप्रसाद नेपाल के अपर त्रिशूली में इंड्रिस्ट हाइड्रो पावर कंपनी में एडमिन के पद पर कार्यरत है। अब परिवार बस उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। इस मुश्किल घड़ी में भाई सदमे में है और परिवार का हर सदस्य रामप्रसाद की सलामती की दुआ कर रहा है। नेपाल में कुदरत का कहर देखने को मिला तो उसका दंश राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर से बात करें तो रामप्रसाद घोष, जो कि अपर त्रिशूली में एक कंपनी में कार्यरत थे, उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो पूरा परिवार जो है वो सदमे में है और अपने कहा जाए तो परिजन को खोजने के लिए हर तरह की कवायद में जुटे हैं। आप लोग किस तरह से पता चला, क्या कुछ अब तक? हम लोग कल न्यूज़ में देखे, न्यूज़ में देखने के बाद जब नेपाल का न्यूज़ आया, जो त्रासदी देखे, उसके बाद उनको कांटेक्ट करना शुरू किए तो उनका कॉल नॉट रीचेबल, कॉल नहीं लग रहा। प्लस नेपाल का उनको कोई लोकल नंबर भी दिया गया था, उन पे भी कॉल कर रहे हैं, उस पर भी तो स्विच ऑफ फ़ोन। उसके बाद हम लोग सारा दिन परेशान रहे, शाम तक कहीं कुछ नहीं, और अभी तक हम लोग परेशान ही हैं। और क्या कहते हैं, एम्बेसी में किया गया मैसेज, जो टोल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी हम लोग कॉल किए, रिंग हुआ लेकिन कोई उठाए नहीं। तो पता चला कि 4 बजे बंद हो जाता है। तो आज मॉर्निंग में भी किया जा रहा है अभी तक, लेकिन कोई हम लोग को ना मैसेज का रिप्लाई मिल रहा है और ना ही से कोई सूचना मिल रही है कि वो कैसे हैं, क्या है। और जैसे कि सुनने में आया है कि वहाँ पे रेस्क्यू टीम जा रही है, बचाया जा रहा है लोगों को। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, जो हमें पता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि अपर त्रिशूली में बेसरा मार्केट है और शांति मार्केट, वहाँ पे बस उसी के आसपास का वो एरिया है उनका, जो हाइड्रो पावर की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, वो लोग भी वहीं पे थे, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे था और वो लोग भी वहीं पे थे। कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि अपना जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, पहाड़ियों पे चढ़ गए हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कौन है, क्या है। और हमारे जो घर के जो लड़के हमारे देवर हुए रामप्रसाद घोष, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही और हम लोग बहुत परेशान इसलिए होंगे। तब से वो वहाँ पर कार्यरत 6-7 महीनों से उस कंपनी से जुड़े और वहाँ पे एज ए एडमिन के पोस्ट पे हैं और वर्क कर रहे हैं वहाँ। ये लास्ट टाइम कब बात हुई? लास्ट टाइम उनसे मंगलवार को रात में बात हुई थी। हम लोग व्हाट्सएप कॉल पे फैमिली में सभी मेंबर बात किए। उसके बाद मॉर्निंग में चैट हुआ था, वही 7:30-8 के आसपास। उसके बाद कोई बात नहीं हुई और हम लोग करीब 4 बजे से उनको कांटेक्ट में करने की कोशिश की, क्योंकि न्यूज़ 12 बजे से चल रहा था, लेकिन घर में कोई देख नहीं पाए सीरियसली। वो शाम में 3 बजे जब हम घर आए तब देखें कि नेपाल और अपर त्रिशूली की बातें हो रही हैं, तो हम दौड़ के आए, तो फिर देखें, फिर हम उसी समय तुरंत उनको फ़ौरन कॉल किए, लेकिन तब तक